हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3rd, 4th, 5th और 6th ऑफ जनवरी को क्या क्या हुआ है। सो दैट एनी फर्दर डिले, फटाफट से शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं, आर अपडेट्स ऑन व्हाट ऑल वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस डिस्कशंस ऑफ द पेपर। जैसे कि यहाँ सबसे पहली जो न्यूज है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा रहा है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है पंजाब बॉर्डर पे, वो उसमें फार्मर्स के जो लीडर हैं जगजीत सिंह डलेवाल, उनकी पिछले 1 महीने से ज्यादा से ही इज ऑन भूख हड़ताल। उस भूख हड़ताल के कारण उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अब, और उनको अगर मेडिकल अटेंशन नहीं दिया गया तो ही माइट डाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से बोला है, उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि जल्दी से जल्दी मिस्टर डलेवाल को मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए, मेडिकल फैसिलिटीज में उनको लेके जाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ही फार्मर्स जो है उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम पुलिस को उनको हाथ लगाने भी नहीं देंगे, उनके पास भी नहीं जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का अब इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बोल दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वही हम मानेंगे इन दिस केस ऑफ मिस्टर दलेवाल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे भी बोलेगी हम वही फॉलो कर लेंगे। पंजाब गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि हमने पुलिस फोर्स भेजी है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से हम उस फार्म लीडर को या वहां से हटाने का ट्राई करते हैं तो पुलिस को भी नुकसान हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है, लोगों को भी पहुंच सकता है और उनको खुद को भी पहुंच सकता है। तो क्योंकि लोगों ने घेराबंदी कर दी थी, उनको पहुंचने ही नहीं दे रहे थे पुलिस को उन तक, इसके वजह से ही वॉज नॉट गिवन एनी मेडिकल एड और मेडिकल अटेंशन। तो पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस का कहना था कि यार इसमें हमारी भी गलती नहीं है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे तो हम कहां से हेल्प कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मेडिकल एड या मेडिकल हेल्प इज नॉट अ रूज। रूज मतलब कि किसी चीज का नाटक करना, मन गढ़ंत चीजें करना। बेसिकली अगर मैं बोलूं दिस इज द रूज, मतलब ये पूरा नाटक चल रहा है, कोई चीज करने के बहाने कोई और ही चीज कर रहा है, दैट इज व्हाट अ रूज मीन्स। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ रूज टू डिरेल डलेवाल स्टिल, कि भाई हम उनको जो मेडिकल एड प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम इससे ये बिल्कुल भी हमारा एम या टारगेट हमारा नहीं है कि जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको हम पूरा धाराशाही कर दे। हम, यार कोई इंसान मर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, हमारी ये ड्यूटी है कि वी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जो भी राइट्स इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई, उसमें सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ है। तो भाई कोई इंसान जो मर रहा है उसको, हमको पता है कि ही इज गोइंग टू डाई, तो उसका राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम सिर्फ उसको पूरा कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल भी ये मंशा या ये इच्छा नहीं है कि हम, जो भी मिस्टर दलेवाल ने ये एक इतने बड़े लेवल पे बात पहुंचाई है अपनी, और ये जो 1 महीने से ज्यादा से अनशन पे बैठे हैं, हम बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हैं कि उनका पूरा किया धरा पे पानी फेर रहे हो। हम सिर्फ उन तक मेडिकल एड पहुंचाना चाहते हैं, इसके बहाने हम और कुछ भी दूसरी चीज नहीं कर रहे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने ये क्लियर किया है साफ साफ कि जो भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं टू हॉस्पिटलाइज्ड फार्मर लीडर जगजीत सिंह डलेवाल आर नॉट अ रूज टू डिरेल हिज हंगर स्ट्राइक। उनकी हंगर स्ट्राइक को डिरेल करने के लिए कोई भी ये दूसरा नाटक नहीं है। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को नाराजगी दिखाते हुए ये भी बोला दूसरे लीडर्स को कि भाई आप इस तरीके से मीडिया पे इंप्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस ने ही जाकर बोला है कि भाई इस तरीके से पुलिस अगर एक बार पहुंच गई फार्म लीडर तक तो उसके बाद आपकी प्रोटेस्ट तो धरी की धरी रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं, किसी की जान जोखिम में लगी हुई है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, उनको हम सिर्फ हॉस्पिटलाइज कराना चाहते हैं, उसके अलावा हम बिल्कुल भी प्रोटेस्ट, आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, हम उसमें बिल्कुल भी अड़ंगे नहीं डाल रहे हैं। हिज कंपेनियन जज जो बेंच में थे जस्टिस उज्जल भुयन, उन्होंने सेपरेटली अलग से क्वेश्चन किया सेंटर का परसिस्टिंग रिलक्टेंस टू कम आउट विद अ स्टेटमेंट दैट इट्स doors are open to consider the genuine grievances of the protesting farmers। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट को डांटा उन्होंने, और दूसरी तरफ उनके जो फेलो जज थे ऑन द बेंच, जो उन्होंने साथ में मिलके ये मैटर को सुन रहे थे, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डांटा कि भाई आप कब स्टेटमेंट देंगे, इतने महीनों हो गए इस बात को, 1 साल होने को आ रहा है, आप कब, व्हेन विल यू कम आउट विद अ स्टेटमेंट, ये बताने के लिए कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम आपकी चिंताएं, आपकी जो भी दुख है उसको सुनने को तैयार है, जो कि जेन्युइन है। So they are basically protesting over MSP, लीगल फ्रेमवर्क एक बनाया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट चल रही है। ठीक है, तो सेंटर को बोला, both judges on the bench seem to be keenly aware that Mr. Daliwal's medical condition was becoming riskier by the day।
उनका ये कहना था और उनका कहना सच भी था कि भाई जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है वैसे वैसे जो मिस्टर दलेवाल है भाई 1 महीने से खाया ना पिया, आप इमेजिन कर सकते हो कोई अभी तक कैसे जिंदा बचे हुए हैं सिर्फ अपनी विल पावर पे। तो उनका ये कहना है कि विथ एवरी पासिंग डे, और आज की डेट में तो विथ एवरी पासिंग घंटा, एक एक घंटा जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उन तक मेडिकल अटेंशन पहुंचना चाहिए। द इशू इज बिकमिंग more and more sensitive and time is passing. Why cannot your client make a statement that you will consider the genuine grievances of the farmers, that your doors are open? Why can't the central government make a statement? ये उन्होंने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई बेसिकली उनके लॉयर्स हैं, उनका क्लाइंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे पूछा कि भाई क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट आके स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि हम सुन रहे हैं आपकी जो भी दिक्कत है, वी आर ओपन टू लिसनिंग टू योर कंप्लेंट्स एंड लिसनिंग टू योर जो भी आपके दुख दर्द हैं। आप एग्जिस्ट क्यों करते हो? अल्टीमेटली लोगों के लिए ना, आप लोगों की ही दिक्कत, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों की दिक्कत सुनने के लिए तैयार नहीं हो, वहां कोई मर रहा है तो इतना कम से कम तो आप स्टेटमेंट में बोल सकते हो वी आर ओपन, कोई डिसीजन लेने नहीं बोल रहा है, वी आर ओपन तो बोल सकते हो टू लिसनिंग एंड हियरिंग योर ग्रीवेंसेस। ऐसे जस्टिस भुयन का कहना था, उन्होंने जो गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं उनको सॉलिसिटर जनरल हम बोलते हैं, तुषार मेहता, उनसे बोला, ठीक है। मिस्टर मेहता सेड देयर वर सेवरल फैक्टर्स वेइंग इन फॉर द सेंटर। उसके रिप्लाई में उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे ऐसे सीधे सीधे हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे विच आर अंडर वर्क। उन्होंने अंडरस्कोर किया कि जो इशू है करेंटली बिफोर द कोर्ट was health of one individual, Mr. Dalewal. He assured the center that the center was concerned with each and every farmer. मिस्टर मेहता का ये कहना था उसके रिप्लाई में कि अभी आपको सिर्फ एक फार्मर दिख रहा है हमारे लिए, लेकिन सारे के सारे फार्मर्स की चिंता हमारे मन में है, सिर्फ एक की नहीं। तो उस एक फार्मर के मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला एक के चक्कर में हम बाकियों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। बट जस्टिस भुयन ने उसके बदले में ये बोला कि जो इनका कंटिन्यूअस फास्ट चल रहा है 35 दिन हो चुके हैं, वो श्योरली लिंक टू द लिंक टू अ फेस टू फेस विद द सेंटर दैट इज लिंक टू दिस। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ हमको दिख रहा है एक फार्मर, लेकिन उनका भी जो 35 दिन से वो फास्ट पर अनशन पर बैठे हुए हैं, कुछ खाया नहीं है, वो भी तो इसी चीज से लिंक्ड है। ऐसे थोड़ी ना वो रैंडमली जाकर भूख हड़ताल पे बैठ गए, इसी मैटर से रिलेटेड है ना वो भी। तो हाँ हमको एक फार्मर दिख रहा है, लेकिन वो एक फार्मर भी इज जस्ट अ फेस, मतलब वो सिर्फ इस इतनी बड़ी प्रोटेस्ट को एक चेहरा प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ताकि बड़े और ज्यादा वाइड बात पहुंच पाए, लेकिन बात तो इसी चीज से रिलेटेड है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बात सिर्फ एक ही के बारे में है, ठीक है, विच आई थिंक वॉज एब्सोल्युटली राइट जो सुप्रीम कोर्ट जो भी बोल रहे थे। सो दिस इज व्हाट द डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हुए, थोड़ी डांट लगाते हुए ये बोला है कि भाई क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा इशू बन सकता है ये, अगर कल को उनको कुछ हो गया तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इशू बन सकता है, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। भाई लोग जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, अच्छा, यहाँ ममता बनर्जी का काफी ज्यादा केस चल रहा है। अक्सर न्यूज में बनी ही रहती है वो। तो यहाँ क्या बात चल रही है बेसिकली, बहुत ज्यादा ऐसे बोला जा रहा है वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन मतलब बॉर्डर पार करके लोग घुसकर आ रहे हैं वहां विदाउट परमिशन। एंड जो बांग्लादेश में क्योंकि इतना खराब हालत वहां चल रही है, तो वहां के लोग भाग भाग के बगल में बॉर्डरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहां पे आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ऐसा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने थर्सडे को ऐसा बोला है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो ऐसे कैसे इन्फिल्ट्रेटर्स को, बीएसएफ प्रोटेक्ट करती है ना हमारी बॉर्डर्स को, तो उनका ये एलिगेशन है कि जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो अलाउ कर रहे हैं बांग्लादेश के जो लोग हैं, नेशनल्स हैं,
उनको टू एंटर इनटू इंडिया या रादर एंटर इनटू वेस्ट बंगाल थ्रू द बॉर्डर्स, सो दैट जो ब्लेम है पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेशन का वो उनकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा सके। तो अगेन पॉलिटिकल न्यूज, इसके ऊपर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बांग्लादेश के बहुत सारे नेशनल्स इंडिया में आ रहे हैं, तो कभी भी ऐसा होता है तो फिर दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में, जैसे जो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में लोग रह रहे हैं और फिर जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, अब भाई एरिया वही है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेस में अगर आपको शेयर करना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ जो आपके देश के हैं भी नहीं, इलीगली आपके देश में एंटर करके आए हैं, तो डिस्प्यूट तो होगा, तो ये लड़ाई झगड़ा होता है और फिर स्टेट का पूरा गवर्नेंस हिल जाता है। तो ममता बनर्जी का ये एलिगेशन है, अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज एन एलिगेशन, कोई प्रूफ नहीं है, बट उनका ये कहना है कि बीएसएफ के जवान या बीएसएफ जानबूझ के अलाउ कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश के नेशनल्स को आने के लिए, ताकि कल को जब कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी प्रॉब्लम सामने आए, तो पूरा का पूरा ब्लेम उनकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया जाएगा। Coming on to the next important news. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। लाड़की बहन, ये बेसिकली महाराष्ट्र में स्कीम जो चल रही है, इस तरीके की स्कीम्स और भी बहुत सारे पूरे इंडिया के स्टेट्स में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सब, राजस्थान, यहाँ सब भी आपको देखने को मिलेंगी। बट इनफैक्ट इसके ऊपर हमने क्लास में काफी बार डिस्कशन भी किया है। क्लास में ही मुझे बच्चे बताते थे कि मैम आपको पता है मेरी वो फ्रेंड है, वो भी, उसको भी बेसिकली लाड़की बहन योजना के अंडर उसको पैसे मिल रहे हैं, बट उसके भाई ने भी ना एक अलग बैंक अकाउंट से या अलग नाम से बैंक अकाउंट खोल के रखा है लड़की के नाम से, और वो भी ले रहा है। तो इनको बोलते हैं बोगस बेनिफिशियरीज, कि फेक अकाउंट बना के आप गवर्नमेंट की स्कीम जो हकदार हैं उनके अलावा बेसिकली आप अपने आप को फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उनका हक छीन रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक्शन लेने वाली है बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स अबाउट बोगस बेनिफिशियरीज ऑफ द फ्लैगशिप लाड़की बहन योजना, एंड उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है या इंफॉर्मेशन मांगी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन के लिए। तो जो महाराष्ट्र की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अदिति तटकरे, उनका ये कहना है, उन्होंने बेसिकली अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने बहुत ही क्लियर किया है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही जल्द इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करने वाली है अंडर द मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, जो पिछली एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी अगस्त लास्ट ईयर में। सिर्फ एलिजिबल विमेन जो हैं उस स्कीम के अंडर, उनको मंथली अलाउंस 1500 का प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो स्कीम है, स्कीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की रोल प्ले करता है, स्कीम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले किया है बेसिकली जो रूलिंग महायुति पार्टी है उसके जीत में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे जो नवंबर में, उसमें जो जीते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ स्कीम का था, बिकॉज दिस स्कीम वाज वाइडली सक्सेसफुल। लेकिन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस लेटर, उनका ये कहना था, उन्होंने इंडिकेट किया कि अब कड़ी स्क्रूटिनी और निगरानी रखी जाएगी कि इस स्कीम के अंडर पैसे क्लेम कौन कौन कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेसिंग कंप्लेंट्स के अंडर उन्होंने ये बोला है कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है वो अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन बहुत ही जल्द लिया जाएगा फॉर द बेनिफिशियरीज। मतलब ये जो बेनिफिशियरीज हैं उनका एक एक का नाम निकाल कर वेरीफाई किया जाएगा ये जेन्युइन इंसान है कि नहीं। मतलब ये एक बार न्यूज में ये भी आया था कि किसी एक बंदे ने सनी लियोनी के नाम से अकाउंट बना रखा है और उस अकाउंट में 1500 रुपए महीने के वो क्लेम करते हैं, इमेजिन। तो इस तरीके के हजारों में इफ नॉट लाखों में फेक बेनिफिशियरीज भी हैं। तो अब उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, आपको देखा जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, केवाईसी वगैरह किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा ये स्कीम सिर्फ उनको बेनिफिट करेगी जिनके लिए एक्चुअली है द एलिजिबल विमेन, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये इस स्कीम के लिए जो एलिजिबल है उसके लिए एक जो थ्रेशोल्ड है वो 2.5 लाख रुपए है। तो ऐसी फैमिली जो 2.5 लाख रुपए से कम है उनकी इनकम सालाना या एनुअली, वो ही सिर्फ एलिजिबल है। और आप इमेजिन करो, अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि मैम अच्छे खासे उसके पापा नौकरी करते हैं, इनफैक्ट कुछ कुछ तो गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, उन्होंने भी ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स जारी करके, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर और हर महीने पैसे ले रहे हैं, इमेजिन। तो मतलब गवर्नमेंट कई बार बहुत बार ट्राई करती है आपके लिए या हमारे लिए एज सिटीजन कुछ करने का, लेकिन लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। तो मतलब बोलता है ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दिस इज द रीजन। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज।
केरला के नए गवर्नर बने हैं, सिंपल सी न्यूज है, राजेंद्र अरलेकर, हाँ, ही हैज बिकम द 23rd गवर्नर ऑफ केरला। ठीक है, तो गवर्नर पे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सीधा आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंसिनरेशन ऑफ भोपाल वेस्ट विल नॉट कॉज हार्म। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हाल ही में भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो अभी भी वेस्ट कुछ टन का रह गया है उसको मूव किया जा रहा है 40 साल बाद फ्रॉम द सिटी और दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो उसी के बारे में न्यूज है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, उनका ये कहना था कि जो ये टॉक्सिक वेस्ट बच गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर अभी हाल ही में एनिवर्सरी निकली है, 40 साल हुए थे, 1984 की बात है, उसमें कई हजारों लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ अ गैस लीक जो गलती से हुई थी। बेसिकली यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, तो उसमें काफी सारे लोग सोते सोते में ही मर गए थे और कुछ कुछ लोगों को बीमारियां हो गई थी, तो लेटर ऑन दे डाइड बिकॉज ऑफ दैट। तो यही अभी भी जो डिस्पोजल बच गया है, जो अभी भी जिसमें अभी भी वो केमिकल मौजूद है, disposal of the toxic waste from the Union Carbide factory in Bhopal will not have a negative impact on the environment in Pitampur where it is to be incinerated। पीतमपुर में ले जाके वहां पे गाड़ा जा रहा है इस वेस्ट को, तो उनका ये कहना है कि ये वेस्ट नुकसान पीतमपुर के एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। जो केमिकल वेस्ट है वो कुछ 337 टन का है, फैक्ट्री के प्रीमाइसेस से जो निकाला गया है, जहां भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसको पीतमपुर लेके जाया जा रहा है जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है 35 किलोमीटर दूर इंदौर से। उसको बेसिकली पूरा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और एक इंसिनरेशन फैसिलिटी है, वहां पे पूरे वेस्ट को प्रोसेस करके डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन जो रेसिडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट हैं वो काफी टाइम से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई इससे पीतमपुर जो जगह है वहां की मिट्टी और वहां की पानी में कंटेमिनेशन आ जाएगा, वहां टॉक्सिक वेस्ट आ जाएगा, तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। मिस्टर यादव, उनका ये कहना है कि जो वेस्ट है वो डिस्पोज किया जाएगा इन पीतमपुर एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट्स एंड दैट विल बी इंसिनरेटेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स आफ्टर कंसल्टेशन विथ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कि हम सीधा सीधा वेस्ट जाके हम डंप नहीं करने वाले हैं, उसको इंसिनरेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके बाकायदा डिपार्टमेंट्स के साथ कंसल्टेशन के बाद। जो वेस्ट है वो कंटेन करता है 60% सॉइल एंड 40% नैफ्थलीन एंड अदर केमिकल्स, केमिकल वेस्ट। नैफ्थलीन जो होता है वो एक को प्रोडक्ट है फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो वो पेस्टिसाइड ही प्रोड्यूस होता था वहां पे, उसी का एक बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट निकल के नैफ्थलीन आता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 25 सालों के अंदर उसका असर खत्म हो जाता है। अभी 40 साल हो चुके हैं सिंस द इंसिडेंट, फिर भी अभी भी कुछ ऐसा शक आ रहा है कि अभी भी हो सकता है उस मिट्टी में नैफ्थलीन हो। ठीक है, साइंटिस्ट के बोलने के बाद भी। अगेन जो चीफ मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैलाश विजय, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पीतमपुरा है कैलाश विजय वर्गीय, वो बात करेंगे लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, उनको बाकायदा आश्वासन दिलाएंगे और उनको पूरा प्रोसेस समझाएंगे और उनको बेसिकली कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सब बताकर ही हम ये प्रोसेस करने वाले हैं, धोखाधड़ी से नहीं कर रहे हैं। पिछले 40 साल से जो भोपाल के लोग हैं वो इस वेस्ट के साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं। 2015 में 10 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट को इंसिनरेट किया गया था पीतमपुर में ही एज अ ट्रायल रन इन 2015। ठीक है, और जो रिपोर्ट प्रिपेयर की थी वो बाकायदा साइंटिस्ट के प्रेजेंस में प्रिपेयर की थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट भी किया गया था। रिपोर्ट में ये रिवील हुआ था कि जो हजार्डस वेस्ट है उसको जो डिस्पोज किया गया है उसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है ऑन द एनवायरमेंट। आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उन्होंने बाकी का रिमेनिंग वेस्ट जो था उसका इंसिनरेशन अलाउ किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हमने सडनली आउट ऑफ द ब्लू जाके ये किया है, दिस हैज बाकायदा दिस हैज हैपेंड थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की परमिशन के साथ। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अब सीधा वर्ल्ड न्यूज पे आ जाइए।
बाकी की थोड़ी पॉलिटिकली अफिलिएटेड न्यूज है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2024 ने रिकॉर्ड सेट किया है फॉर द वार्मेस्ट ईयर इन सेवरल कंट्रीज। पिछले साल चाइना का हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, एंड पिछले 4 साल में एंड द पास्ट 4 years वर इट्स वार्मेस्ट एवर, इट्स वेदर एजेंसी ऐसा बोलना था। चाइना इज अ लीडिंग एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसमें लीडिंग एमिटर्स की अगर लिस्ट देखें, टॉप में कौन सी कंट्रीज आती हैं जहां सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं, चाइना उसमें आता है। इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि वहां पे उनका एम है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो 2030 तक पीक करके और नेट जीरो पे आ जाएंगे 2060 तक। एवरेज नेशनल टेम्परेचर 2024 का जो था वो उनका 10.92 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि 1.03 डिग्रीज हायर देन लास्ट ईयर था, हायर देन एवरेज था। तो ये जब से 1961 से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं तब से लेके हाईएस्ट एवर, वार्मेस्ट एवर चाइना रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की वेदर एजेंसी का ये कहना था कि दिसंबर 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर सिंस रिकॉर्ड बिगेन। अगेन 143 ईयर से जर्मनी के वेदर का रिकॉर्ड कीपिंग चल रहा है। तब से बहुत सारी कंट्रीज में देखा जा रहा है कि वार्मेस्ट ईयर ये 2024 रहा है। एंड व्हाट आई थिंक, अभी जैसी ग्लोबल वार्मिंग चल रही है जिस रेट से, अगले आने वाले कई साल अब धीरे धीरे करके रिकॉर्ड ही ब्रेक करेंगे। मतलब ये साल पिछले साल का रिकॉर्ड, उसका अगला साल इस साल का रिकॉर्ड, इसी तरीके से चलने वाला है विद द काइंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट इज गोइंग ऑन, जब तक कंट्रीज बहुत एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव होके कुछ करती नहीं है। नेक्स्ट भाई, इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि चाइना ने नई चाइनीज काउंटीज खोल रखी हैं लद्दाख में। तो इंडिया हैज लॉन्च्ड अ solemn protest with China over formation of 2 counties in Hotan prefecture that incorporates territory of India's Ladakh। जो हमारा लद्दाख का टेरिटरी है वहां पे अपनी काउंटीज खोल के बैठे हैं। तो रिपोर्टर्स से बहुत ही कुछ देर के लिए बात की, बट उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका ये कहना था, उन्होंने चाइना को रिमाइंड किया है कि इंडिया ने बीजिंग का इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ दिस एरिया को एक्सेप्ट हमने कभी भी नहीं किया। तो आप ये काउंटीज जो खोल रहे हैं हम बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं। तो अभी तक अपन ने कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लिया है, बट हमने वी हैव बीन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड इट प्यार से, जितना प्यार से हो सकता है उतने प्यार से हमने बोल दिया कि देखो भाई रिलेशंस वापस खराब हो जाएंगे, अभी हाल ही में ठीक होना जो शुरू हुए थे। ठीक है। भाई वापस से वो वाले दिन आने वाले हैं, ऑलरेडी मीम्स सर्कुलेट करने लगे कि एम आई ऑडिबल ऑन कॉल और होम डिलीवरी और ये सब वाले दिन वापस आने वाले हैं। सोच के ही खौफ आ रहा है। बट चाइना में एक और नया वायरस का आउटब्रेक हुआ है और वहां ऑलरेडी लॉकडाउन्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका नाम है HMPV वायरस। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को बोला है कि बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाए सारे के सारे जो ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस का आउटब्रेक हो रहा है चाइना में। और मिनिस्ट्री ने यह भी बोला है कि हालांकि चाइना ने रिपोर्ट किया है राइज इन रेस्पिरेटरी इलनेस पर्टिकुलरली HMPV, इंडिया में अभी तक इस तरीके का कोई भी विंटर से रिलेटेड, मतलब ये एक सिम्टम है कि सांस लेने में दिक्कत, इंडिया में अभी तक कोई भी इस तरीके का केस अभी तक नहीं आया। 5 साल कोविड पैंडेमिक के बाद चाइना फिर से एक्सपीरियंस कर रहा है अ सर्ज इन HMPV केसेस, पर्टिकुलरली जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें ये सिम्टम या ये वायरस देखने को मिल सकता है। जो मिनिस्ट्री का नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये किस तरीके के केस हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या क्या है। हालांकि यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल जी, उनका ये कहना है घबराने की कोई भी बात नहीं है। और प्रेस पर्सन जो मीडिया वाले हैं उनको फ्राइडे को उन्होंने ये बोला कि अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि कोई भी HMPV आउटब्रेक इन चाइना जो हुआ है वो बाय एनी चांस इंडिया में ट्रांसफर तो नहीं हुआ है। HMPV is likely any other respiratory virus that causes flu-like symptoms.
मोस्टली इन एल्डरली एंड चिल्ड्रन। तो उन्होंने बोला है जैसे नॉर्मल अपने को बुखार वायरल और ये सब होता है उसी तरीके का अभी तक फ्लू है ये, कुछ ऐसे घबराने की बात है नहीं। और ऑन दी अदर हैंड हम बहुत ही क्लोजली चाइना में भी जो हो रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम वैसे इंडिया में आने भी नहीं देंगे। बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो कोविड जितना घबराने वाला वायरस ये है नहीं, ठीक है। Just give me a second. राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्टली सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज ही है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं। मणिपुर में जो हाल ही में नए गवर्नर बने हैं उन्होंने सजेस्ट किया है यूज ऑफ NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मणिपुर में। मणिपुर में हमको पता है 2 साल से ज्यादा हो चुका है ये एथनिक वायलेंस, एक तरफ मीती कम्युनिटी एक तरफ कुकीजो कम्युनिटी आपस में भिड़े हुए हैं, वहां पे आपस में ही उनका जो 2 कम्युनिटीज रहती हैं उनमें ही वाद विवाद और लड़ाइयां चल रही हैं। मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स और मणिपुर हैज बीन इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर फॉर मोर देन ऑलमोस्ट 2 years नाउ। तो वहां नए गवर्नर मिले हैं आफ्टर अ डे आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला, उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की सैटरडे को और ये सजेस्ट किया जो स्टेट पुलिस है वो लीगल ऑप्शंस यूज करें जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो अलाउ करता है डिटेंशन फॉर अ ईयर विदाउट ट्रायल। तो बेसिकली बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है ये, इस एक्ट के अंडर आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो और आप विदाउट ट्रायल ये कर सकते हो 1 साल तक के लिए अगेंस्ट जो भी मिसक्रिएंट्स हैं, जो भी ये कम्युनिटी में वायलेंस फैला रहे हैं और ट्रबल मेकर्स हैं, ऐसा उनका कहना था। सीनियर एडवाइजर कुलदीप सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंह और बाकी के ऑफिशियल्स भी वो इस मीटिंग में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह वाज नॉट प्रेजेंट। मिस्टर भल्ला उन्होंने डिस्कस किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मिसगाइडेड यूथ and asked the security agencies to prepare dossiers on key suspects who were fueling violence and initiate action against them। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि भाई जो यूथ हैं उनको आप किसी भी तरीके से मिसगाइड कर देते हो तो उनको पता भी नहीं रहता वो किस अपना हाथ बटा रहे, तो पहले तो उनके लिए उनको बेसिकली नौकरी दिलाओ ताकि उनका होता है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग ही ना रहे, नौकरी दिलाओ। और दूसरी तरफ जो भी ये एक डॉसियर मतलब एक डॉक्यूमेंट्स का फाइल प्रिपेयर किया जाए जिसमें जो की सस्पेक्ट्स हैं, जो आपके हिसाब से पुलिस को तो वहां के खबर होगी ना कि जो की सस्पेक्ट्स हैं जो इस वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं उन सब की खबर रहे और ताकि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ महापंचायत में दलेवाल जो जिनके बारे में अभी हमने बात की थी उन्होंने बोला है कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि सारे ही स्टेट्स के फार्मर्स को ज्वाइन करना चाहिए इन दिस प्रोटेस्ट विद फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स ग्रुप्स कंटिन्यूइंग देयर प्रोटेस्ट एट द इंटरस्टेट पंजाब हरियाणा बॉर्डर। किसान की महापंचायत हुई थी, बेसिकली एक बहुत बड़ी ग्रैंड मीटिंग हुई थी जहां पर खनौरी में हुई थी पंजाब में, जहां पे जो फार्मर लीडर हैं जगजीत सिंह दलेवाल
जो 40 दिन उनके फास्ट को अब हो चुके थे, उन्होंने फार्मर्स को अर्ज किया है सारे ही स्टेट्स के कि आपको साथ में आना चाहिए, ताकि हमारी होता है ना बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो इंडिविजुअली हम शायद कुछ कर ना पाए, लेकिन अगर हम सब साथ में आ जाते हैं तो सेंटर को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। Coming on to the next important news. अच्छा, छोटी सी न्यूज़ है, एक बार देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ने बेसिकली टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक सजेस्ट किया है या प्रपोज किया है क्रूज टर्मिनल बनाना ग्रेट निकोबार आइलैंड्स को कनेक्ट करते हुए। सो एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल टू फैसिलिटेट अ ग्लोबल पोर्ट लेड सिटी का हाई एंड टूरिज्म। वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो बेसिकली रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड अ शिप ब्रेकिंग यार्ड आर अमंग द न्यू एडिशन। 72,000 करोड़ का ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे चल रहा है, और इसमें यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने ये सजेस्ट किया है पिछले 8 महीनों में कि थ्रू देयर लेटर्स जो उन्होंने बाकी मिनिस्ट्री को लिखे हैं कि ये इस तरीके का एक क्रूज टर्मिनल प्रिपेयर किया जाए टू एनहांस टूरिज्म इन द स्टेट। Coming on to the next important news. सीधा वर्ल्ड न्यूज पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम इजराइल गाजा क्यों डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हर दिन ही होता है। इजराइल ने स्ट्राइक किया, गाजा में इतने लोग मर गए, गाजा ने स्ट्राइक किया, इजराइल में ये हो गया। नाउ दिस इज एवरीडे। इसमें हालांकि बहुत ही दुखद बात है ये, लेकिन इसमें एग्जाम में क्वेश्चन वर्दी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट पेरिस सून। उसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी डिफेंस डील्स आर इन द पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो बेसिकली हो सकता है फाइनलाइज हो जाए amid expectations that Prime Minister नरेंद्र मोदी will visit Paris in the February। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट होने वाली है वहां पे, उसके लिए। तो कई बार इस तरीके की समिट में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन बहुत बार बाइलेटरल मीटिंग्स भी होती है, यानी कि दो कंट्री के लीडर्स आपस में मिलकर भी इस तरीके की डील साइन करते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं। जो डील्स हैं टुगेदर कुछ $10 बिलियन से भी ज्यादा की हैं, और इसमें 26 राफेल एम फाइटर जेट्स इंक्लूडेड हैं, जो कि इंडियन नेवी परचेज करेगी। इंडियाज नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली परचेज करने वाला है। एंड 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स, जो अगेन हम फ्रांस से परचेज कर सकते हैं। ये जो 2 डील्स हैं इनसे एक्सपेक्टेड है कि दे विल बी पुट बिफोर द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी फॉर अप्रूवल। तो हमें अप्रूवल मिलेगा तभी जाके हम फ्रांस से इस तरीके की कोई डील कर सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करेंगे फ्रांस को, एआई समिट भी अटेंड करेंगे, उसी के साथ साथ एक बायलेटरल जो मैंने अभी आपको बताया वो कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा, जिसके चलते वो डिस्कशन करने वाले हैं विथ हिज काउंटरपार्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस ने हाल ही में ये बोला है, अनाउंस किया है कि मिस्टर मोदी हैज बीन इनवाइटेड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जो फरवरी में होने वाली है 10 और 11 को। फ्रांस का ये भी कहना है कि जो मीटिंग है वो फोकस करेगी ऑन एक्शंस टू इंश्योर द ग्लोबल एआई सेक्टर कैन ड्राइव बेनिफिशियल आउटकम्स। तो मेजॉरिटी वैसे कि ये समिट मीटिंग जो मीटिंग हो रही है बेसिकली वो एआई सेक्टर के ऊपर ही हो रही है, लेकिन वहां पर 2 कंट्रीज आपस में मिलकर जो उनके कॉमन इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी मल्टीलेटरल समिट को बायलेटरल में भी कन्वर्ट करके बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट। So this is all for what all important things happened in the past 4 days. Next हम मिलने वाले हैं on the upcoming Friday, जब हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है। So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.